तो देखो अब अपने डिस्कस करते हैं इसमें रेट इक्वेशन फॉर 3 लेवल लेज़र एंड 4 लेवल लेज़र। रेट इक्वेशन क्या होगी, कैसे लिखेंगे अपने रेट इक्वेशन को, और थ्रेशोल्ड जो कंडीशन है 3 लेवल लेज़र और 4 लेवल लेज़र के लिए हम कंप्लीट यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ रेट इक्वेशन लिखूंगा और डायरेक्ट मैं थ्रेशोल्ड कंडीशन लिखूंगा, क्योंकि इसके जो प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा लेंथी और तुम्हें बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेट इक्वेशन फॉर 3 लेवल एंड 4 लेवल लेज़र। रेट इक्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है कि रेट इक्वेशन से बनता है। रेट इक्वेशन तुम्हें कुछ लेवल्स दिए होंगे, तुम्हें रेट इक्वेशन लिखनी होगी, जब प्रॉब्लम करेंगे तो तुम्हें वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे टाइप ऑफ लेज़र। टाइप ऑफ लेज़र वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा सा मैं बता दूंगा रूबी लेज़र कैसे होती है, हीलियम नियॉन लेज़र क्या होती है, उसमें कैसे लेवल्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दूंगा। ठीक है, वैसे उन्होंने मेंशन नहीं किया और टाइप ऑफ लेवल से नेट में कोई क्वेश्चन भी नहीं बना अभी तक, फिर भी मैं एक आइडिया दे दूंगा तुम्हें कौन कौन सी टाइप की कैसी कैसी लेज़र होती है। 3 लेवल लेज़र की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 टाइप के लेवल होते हैं। जो फर्स्ट अपने पास में है 3 लेवल लेज़र की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 लेवल होते हैं हमारे पास में। कौन कौन से लेवल होते हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेवल ग्राउंड लेवल, ये हमारे पास में होगा अपर लेवल, और ये होगा हमारा सेंट्रल लेवल। इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी E1, नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल डेंसिटी होगी N1, एनर्जी होगी E3, पार्टिकल डेंसिटी होगी N3, और ये होगा E2 और पार्टिकल डेंसिटी होगी N2। तो ये हमारे पास में 3 लेवल लेज़र है। N1 N2 एंड N3 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिकल डेंसिटी को। ठीक है, डेंसिटी पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एनर्जी कह सकते हैं अपने, पार्टिकल डेंसिटी या नंबर ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हो तुम, N1 N2 एंड N3। अब जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है हमारे पास में वो क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और इनकी वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, N1 प्लस N2 प्लस N3। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ N3 जो पार्टिकल है वो अपने लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अपने जो ग्राउंड स्टेट में जो पार्टिकल होंगे इनको पंप करवाएंगे अपने थर्ड लेवल में। हम एक रेडिएशन इंसिडेंट करवाएंगे। अब ये जो रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं अपने, इसको कहेंगे अपने पंपिंग, इस प्रोसेस को कहेंगे पंपिंग। पंपिंग मतलब अपने उसको एक्साइट कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल में पार्टिकल है उसको थर्ड एक्साइट स्टेट में अपने एक्साइट कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो N1 और N3 के बीच का गैप है। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेडिएशन अपने इंसिडेंट करवाएंगे यहाँ पे। जो यदि अपने 3 लेवल लेज़र की बात करें तो इसका एक जो एग्जाम्पल है वो रूबी लेज़र है। तो रूबी लेज़र में जो पंपिंग अपने काम में लेते हैं वो एक लैंप लेते हैं, एक लैंप से लाइट निकलती है, उस लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं इस पे एक्टिव मीडियम पे। तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ पहुँचेंगे और जो पार्टिकल यहाँ पहुँचेंगे वो तुरंत N2 लेवल में डिके हो जाएंगे बहुत कम टाइम में। ये जो स्टेट होगी ये मेटास्टेबल स्टेट होगी, यहाँ पार्टिकल काफ़ी देर रुकेंगे, मेटास्टेबल स्टेट, यहाँ पे पार्टिकल काफ़ी देर रुकेंगे, तो यहाँ पार्टिकल आके रुकने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल ऊपर जाएंगे, ऊपर से तुरंत नीचे आ जाएंगे बिना टाइम लिए हुए। ठीक है, और यहाँ पार्टिकल रुकने लग जाएंगे और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे N2 में जो पार्टिकल है वो N1 से ज़्यादा होंगे। एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, जिसको कहेंगे अपने पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ पे अपने रेट इक्वेशन की बात करते हैं। जो N3 पार्टिकल है और N2 पार्टिकल और N1 पार्टिकल है उनका रेट क्या है, कैसे वो चेंज हो रहे हैं पार्टिकल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ N3। जो हमारे पास में N3 का जो रेट है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ N3। ये रेट देख लेना, रेट कैसे लिखते हैं। अब N3 में क्या हो रहा है, N3 में पार्टिकल N1 से आ रहे हैं और N2 में जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल N1 से आ रहे हैं और कुछ पार्टिकल N3 के N2 में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेट होगा हमारे पास में dN3/dt, उसको अपने लिख सकते हैं ओमेगा पी N1 माइनस ओमेगा पी N3। ये ओमेगा पी क्या है इसके बारे में बताता हूँ तुम्हें। ओमेगा पी N1 माइनस ओमेगा पी N3 माइनस T3 टू N3। तो ये हमारे पास में रेट इक्वेशन है N3 पार्टिकल। ओमेगा पी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे
ओमेगा पी इज द रेट ऑफ पंपिंग, रेट ऑफ पंपिंग, जो पंपिंग है उसकी रेट को रिप्रेजेंट करता है ओमेगा पी। अब देखो ओमेगा पी यदि पॉजिटिव है तो पार्टिकल N1 से N3 में जा रहे हैं, यदि रेट नेगेटिव है, पंपिंग रेट नेगेटिव है, तो पार्टिकल N3 से N1 में आ रहे हैं। यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जो पंपिंग प्रोसेस है ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है और ये स्टिमुलेटेड एमिशन भी करवा सकता है, लेकिन एमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन हाँ, एमिशन है वहाँ पे। कुछ पार्टिकल जो हायर एक्साइटेड स्टेट में, ये फोटोन आएगा, इनको नीचे की तरफ धकेल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल है और स्टिमुलेटेड एमिशन भी पॉसिबल है। रेट ऑफ पंपिंग है ओमेगा पी, तो ओमेगा पी N1 रिप्रेजेंट करता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और ओमेगा पी N3 रिप्रेजेंट करता है स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में, और T32 है यहाँ पे, T32 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, रिप्रेजेंट द स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 3 to 2, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 3 to 2, 3 से 2 लेवल में स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो T32 है ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा हमारे पास में A32, एक होगा S32। अब ये दोनों अलग अलग क्या है, A32 है हमारे पास में रेडिएटिव ट्रांजिशन, रेडिएटिव ट्रांजिशन, और एक होगा हमारे पास में नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, दैट इज S32, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव क्या है, जिसमें लाइट निकलेगी, लाइट एमिट होगी, और कुछ ट्रांजिशन ऐसी होगी जहाँ पे लाइट एमिट नहीं होगी। यहाँ से कुछ ट्रांजिशन ऐसी होगी जहाँ से लाइट एमिट हो सकती है, और कुछ ट्रांजिशन ऐसी होगी जहाँ से लाइट एमिट नहीं होगी हमारे पास में। ठीक है, तो ये एक टाइप की ट्रांजिशन। यहाँ पे देखो ट्रांजिशन कौन कौन सी पॉसिबल है। N3 की बात करेंगे तो N3 में पार्टिकल N1 से आ सकते हैं, N3 से पार्टिकल N2 में जा सकते हैं, एक N3 से पार्टिकल N1 में भी जा सकते हैं बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी T31 N3, एक ये वैल्यू भी होगी हमारे पास में स्पॉन्टेनियस एमिशन, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा लेस होगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे अपने, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे इस इक्वेशन में, इसमें। ठीक है, तो इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, या लिख लो T31 N3, लेकिन ये कह दो जो T31 N3 है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, तो इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटा देना इक्वेशन से, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये है dN3/dt। इसी टाइप से हमारे पास में जो सिमिलरली जो सेकंड लेवल है, सिमिलरली जो सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल की बात करें तो रेट ऑफ सेकंड लेवल क्या होगा, ये पंपिंग हो रही है यहाँ से, ये N1 है, ये N3 है, ये N2। अब सेकंड लेवल में देखो पार्टिकल कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो रेट dN2/dt क्या होगा। अब सेकंड लेवल में थर्ड लेवल से पार्टिकल आ रहे हैं, सेकंड लेवल में जो थर्ड लेवल से पार्टिकल आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं हमारे पास में, N3 T32, वहाँ पे नेगेटिव था, N3 T32 यहाँ नेगेटिव था, यहाँ ये पॉजिटिव होगा क्योंकि पार्टिकल इसके अंदर आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है N2। ठीक है, N2 की वैल्यू है वो टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, इसलिए पॉजिटिव है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, N2 में यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे N2 और N1 के बीच में जो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन वो भी हो सकती है, उसको लिखेंगे ओमेगा 1 N1 माइनस N2। ये हमारे पास में स्टिमुलेटेड जो ट्रांजिशन है ओमेगा 1 यहाँ पे स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन कैसे, स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन N1 से N2 में पार्टिकल जंप कर सकते हैं और N2 से N1 में पार्टिकल जंप कर सकते हैं। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो सकता है, और N2 से N1 में एक स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो सकता है, जिसको लिखेंगे अपने N2 T21। ये हमारे पास में इक्वेशन होगी।
ठीक है। N3 से N2 में हमारे पास में ट्रांजिशन होगी, और N3 से N2 में जो ट्रांजिशन होगी वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगी, जिसमें रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव दोनों आ जाएगी, तो ये प्लस आएगा। और N2 से एक N1 में स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगी, जिसको ये लिख दिया, और बाकी जो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन होगी उसको हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया, ओमेगा 1 N1 माइनस ओमेगा 1 N2। ओमेगा 1 N2 रिप्रेजेंट करता है स्टिमुलेटेड एमिशन को, ओमेगा 1 N1 रिप्रेजेंट करता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन को, ठीक है। और यहाँ पे जो T21 है वो दो टाइप के होंगे, A21 प्लस S21। A21 होगा हमारे पास में रेडिएटिव, जहाँ से एक लाइट निकलेगी, और ये होगा नॉन रेडिएटिव। और यहाँ से जो ट्रांजिशन होगी N2 से N1 में, वो लेज़र लाइट एमिट करेगी, ठीक है। जो N2 से N1 में एक ट्रांजिशन होगी, जो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन है हमारे पास में, स्टिमुलेटेड एमिशन है N2 से N1 में, एक स्टिमुलेटेड एमिशन होगी यहाँ पे, ये वाली स्टिमुलेटेड एमिशन ओमेगा 1 N2, ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देगी, ये लेज़र लाइट प्रोड्यूस करेगी। जो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन है ये वाली स्टिमुलेटेड है, ठीक है, स्टिमुलेटेड जो एमिशन है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगा N2 और N1 के बीच में। N2 की जो संख्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि N2 की संख्या N1 से ज़्यादा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे थ्रेशोल्ड कंडीशन को कवर कर लेगा। तो उस सिचुएशन में जो स्टिमुलेटेड एमिशन का जो रेट है, स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन से। तो ये लेज़र एक्शन यहाँ पे, ये जो 3 लेवल लेज़र है, ये लेजिंग एक्शन में परफॉर्म करेगी, इसको लेजिंग एक्शन कहते हैं, ठीक है। जब थ्रेशोल्ड इन जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे को लिख लेना अपने हिसाब से, जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट्स, ठीक है, इनको लिख लेना। मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पे लिख नहीं रहा, ठीक है, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको पॉइंट्स में लिख लेना, ठीक है, कौन सा कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है इस वजह से। इसी तरीके से डिस्कस करते हैं अपने जो रेट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ N1 है, dN1/dt। मैं लिख देता हूँ क्या ट्रांजिशन है, dN1/dt ओमेगा पी N3 माइनस N1 प्लस ओमेगा 1 N2 माइनस N1 प्लस N2 T21, ये हमारे पास में होगा। देखो कैसे, एक तो ट्रांजिशन ये होगा, N3 में से N1 में से पार्टिकल जाएंगे, जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा उसको लिख दिया ओमेगा पी N1, वो माइनस में होगा। एक N3 में से N1 में पार्टिकल आ भी सकते हैं, जो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा उसको लिख दिया ओमेगा पी N3। और N2 से N1 में पार्टिकल आ सकते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन से, स्टिमुलेटेड एमिशन से, दैट इज ओमेगा 1 N2। N1 से N2 में पार्टिकल जा सकते हैं बाय स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, दैट इज ओमेगा 1 N1 माइनस में। और एक स्पॉन्टेनियस एमिशन से पार्टिकल यहाँ आ सकते हैं, दैट इज N2 T21। तो ये सारी ट्रांजिशन हमने फर्स्ट में कंसीडर कर ली। अब जो जो पार्टिकल फर्स्ट में इंक्रीज कर रहे थे, जो ट्रांजिशन इंक्रीज कर रही थी पार्टिकल को, उनको पॉजिटिव से लिख दिया, जो डिक्रीज कर रही थी उनको नेगेटिव से लिख दिया। तो ये रेट होगा। और स्टडी स्टेट में क्या होगा, और हमें पता है, और यहाँ पे एक केस ये भी है, जो रेडिएटिव ट्रांजिशन का जो रेट है वो जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के रेट से काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो S21 को इग्नोर भी कर सकते हो, जो T21 है हमारे पास में उसको डायरेक्ट लिख सकते हो तुम A21। ज़्यादातर जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होती है वो रेडिएटिव ट्रांजिशन, रेडिएटिव मतलब जहाँ पे लाइट निकल रही हो, कुछ ट्रांजिशन ऐसी होती है जहाँ पे लाइट नहीं निकल रही होगी, उसको नॉन रेडिएटिव कहेंगे, ठीक है। तो रेडिएटिव की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। और स्टडी स्टेट में बात करें, इन स्टडी स्टेट, इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टडी स्टेट में जो तीनों ट्रांजिशन हैं, dN1/dt, dN2/dt, dN3/dt, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी, और तीनों इक्वल होगी। ये स्टडी स्टेट है हमारे पास में, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में हमारे पास में जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट हमें फॉर्मूला देगा N3 इक्वल टू ओमेगा पी प्लस T32 इक्वल टू N1। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट से ये फॉर्मूला मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट ये वाली इक्वेशन सेकंड है, ये वाली इक्वेशन थर्ड है।
तो इक्वेशन फर्स्ट से ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये यूज़फुल नहीं है इतना ज़्यादा फॉर्मूला, बस निकाल लिया हमने। इसको जीरो के इक्वल पुट कर देना, जीरो के इक्वल पुट करोगे T31 N3 को लगभग जीरो के इक्वल पुट कर देना और इस कंप्लीट इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर देना, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें ये 3 लेवल लेजर है, 3 लेवल लेजर में जो हमें लेजिंग लाइट मिलेगी, जो लेजर लाइट मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी हमें? यहाँ से पार्टिकल यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जंप करेंगे पार्टिकल, और पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ जंप करेंगे, ये मेटास्टेबल स्टेट है, इसमें पार्टिकल काफ़ी देर रुकेंगे और कुछ टाइम के बाद में एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि N2 में जो पार्टिकल की संख्या है वो N1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो उस स्थिति में ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का केस बन जाएगा और यहाँ से हमें लेज़र लाइट मिलेगी। लेज़र लाइट मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यहाँ से हमें लेज़र लाइट मिलेगी। तो N2 और N1 में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होना जरूरी, और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो हमेशा बना नहीं रहेगा, कुछ टाइम के लिए बनेगा फिर हट जाएगा, फिर दोबारा बनेगा फिर हट जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो लेज़र मिलेगी वो पल्स लेज़र मिलेगी, कंटिन्यूस लाइट नहीं मिलेगी, हमें पल्स लेज़र मिलेगी, पल्स फॉर्म में लाइट मिलेगी। तो यहाँ से अब देखो इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपने, और सॉल्व यहाँ करने वाले नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा मैं। इन इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे अपने, सॉल्व करके हमारे पास में कुछ रिजल्ट्स आएंगे, जो रिजल्ट्स तुम्हें डायरेक्ट याद रखने हैं, इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, फिर भी एक बार इनको रिजल्ट्स को देख लेना और हो सके तो याद रखने की कोशिश करना, हो सके तो। ठीक है, वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी याद रखना है इनको। ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट ये है, द मिनिमम पावर, द मिनिमम पावर, द मिनिमम पंपिंग पावर, द मिनिमम पंपिंग पावर कितनी चाहिए हमें? द मिनिमम पंपिंग पावर रिक्वायर्ड टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, रिक्वायर्ड टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। 3 लेवल लेजर में जो मिनिमम पंपिंग पावर है हमें कितनी रिक्वायर्ड है पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए, दैट इज ओमेगा PT से लिख देते हैं इसको। ये है हमारे पास में T32 T21 T32 माइनस T21। किस पे डिपेंड कर रही है? स्पॉन्टेनियस जो एमिशन रेट है उस पे डिपेंड कर रही है। T32 है हमारे पास में स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ 3 से 2 लेवल, T21 है हमारे पास में स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ 2 से 1 लेवल। इस पे डिपेंड करेगी। ये फॉर्मूला याद रख सको तो याद रख लेना इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने निकालते हैं काफ़ी डेरिवेशन करने के बाद में। जो स्टडी स्टेट कंडीशन है ये वाली dN1 dN2 dN1/dt dN2/dt dN3/dt, ठीक है, इन इक्वेशन को सोल्व करके, स्टडी स्टेट कंडीशन को सोल्व करके ये अपने वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो थ्रेशहोल्ड हमारे पास में जो कंडीशन निकल के आएगी, थ्रेशहोल्ड कंडीशन, जो थ्रेशहोल्ड कंडीशन क्या होती है हमारे पास में? N2 माइनस N1। जो थ्रेशहोल्ड कंडीशन निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास में ओमेगा P माइनस T21 ओमेगा P प्लस T21 इंटू N। N है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, या इसको ये भी लिख सकते हैं थ्रेशहोल्ड पर यूनिट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये होगा ओमेगा P माइनस T21 ओमेगा P प्लस T21। ये हमारे पास में थ्रेशहोल्ड कंडीशन होगी फॉर 3 लेवल लेज़र। इसके नीचे लेज़र वर्क नहीं करेगी। थ्रेशहोल्ड कंडीशन फॉर 3 लेवल लेज़र। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम यहाँ पे, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था यार, ये रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। 4th लेवल लेज़र का 3 लेवल तक हमने कर लिया था, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। 4 लेवल लेज़र सिस्टम की बात करें तो इसमें 4 लेवल है। एक इसको मैं आई थिंक इसको रब कर देता हूँ एक बार, ये रब भी नहीं हो रहा, चलो दूसरा बना देता हूँ एक बार। लेवल है ये हमारे पास में 4 लेवल लेज़र है, N1 है, N4 है, N2 है एंड N3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने रेट इक्वेशन लिख दी ऑलरेडी, रिकॉर्ड नहीं हुआ था किसी वजह से। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, N1 से N4 में पंपिंग होगी, N1 से N4 में पंपिंग होगी, ये स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ से स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो सकता है। ठीक है, और N4 से जो पार्टिकल है वो तुरंत N3 में जाएंगे, और N3 से N3 मेटास्टेबल स्टेट है,
जो N3 है यहाँ पे वो मेटास्टेबल स्टेट है। और N3 से N2 में जो ट्रांजिशन होगी बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, वो जो ट्रांजिशन होगी वो लेज़र एक्शन के काम में आएगी हमारे। फिर N2 से N1 में बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारे पास में ट्रांजिशन होगी। तो ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। और ये जो लेज़र होगी ये हमारे पास में यहाँ पे हमें जो लेज़र लाइट मिलेगी वो कंटिन्यूस फॉर्म में होगी। कंटिन्यूस फॉर्म में होगी। क्यों कंटिन्यूस फॉर्म में होगी? क्योंकि N3 में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो हमेशा N2 से ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जब देखो क्या हो रहा है, N1 से N4 में पार्टिकल पहुंचे, N4 से तुरंत N3 में आ गए, और N3 में पार्टिकल काफ़ी देर तक रुकेंगे क्योंकि N3 मेटास्टेबल स्टेट है। N3 से जब पार्टिकल N2 में आएंगे तो N2 से तुरंत वो N1 में आ जाएंगे। N1 में आ गए तो वो तुरंत फिर N4 में चले जाएंगे और तुरंत N3 में आ जाएंगे। तो N3 में नंबर ऑफ पार्टिकल है वो हमेशा N2 से ज़्यादा रहेंगे। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमेशा अचीव रहेगा यहाँ पे। और हमें जो पॉपुलेशन जो हमें लेज़र लाइट मिलेगी वो N3 से N2 में मिलेगी। ठीक, अब यहाँ पे रेट इक्वेशन लिखी है मैंने। रेट इक्वेशन dN4/dt। dN4/dt मतलब जो फोर्थ लेवल है उसमें जो पार्टिकल है उसमें कौन कौन सी ट्रांजिशन हो रही है। फोर्थ लेवल में एक तो N1 से पार्टिकल आ रहे हैं तो उसको लिख दिया हमने ओमेगा पी N1। और फोर्थ लेवल से N1 में पार्टिकल जा भी रहे हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो रहा है, तो उसको लिख दिया माइनस ओमेगा पी N4। और फोर्थ लेवल से थर्ड लेवल में पार्टिकल जा रहे हैं बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, फोर्थ लेवल से थर्ड लेवल में, तो उसको लिख दिया T43 N4। और T43 यहाँ पे है स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। और T43 हमारे पास में A43 और S43 दो टर्म में होगा, एक रेडिएटिव होगा एक नॉन रेडिएटिव होगा। लेकिन हमें पता है जो रेडिएटिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन रेडिएटिव से काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन की बात करें N3 लेवल में, N3 लेवल में एक तो 4 लेवल से पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, तो 4 लेवल से पार्टिकल आ रहे हैं उसको लिख दिया T43 N4, ये देख सकते हो T43 N4। और थर्ड लेवल से पार्टिकल सेकंड लेवल में जा रहे हैं बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो T32 N3, तो जा रहे हैं तो T32 N3, T32 है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन रेट, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन रेट। और यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। N3 से N2 में एक स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है और N2 से N3 में एक स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जो स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन की जो ट्रांजिशन है वो ओमेगा 1 से लिख दिया हमने, तो ओमेगा 1 N2 मतलब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, N2 से N3 में पार्टिकल आ रहे हैं, और N3 से N2 में पार्टिकल जा रहे हैं, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन, दैट इज ओमेगा 1 N3। ये नेगेटिव है क्योंकि ये पार्टिकल को कम कर रहा है, ओमेगा 1 N2 पॉजिटिव है क्योंकि ये पार्टिकल को बढ़ा रहा है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा एमिशन कम करेगा। तो ये हमारे पास में फैक्टर होगा, ओमेगा 1 है स्टिमुलेटेड एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। इस टाइप से सेकेंड लेवल के लिए लिख सकते हैं, सॉरी थर्ड लेवल के लिए रेट लिख सकते हैं। सेकंड लेवल के लिए भी सेम इसी टाइप से, सेकंड लेवल में क्या होगा, थर्ड लेवल वाला ही होगा, बस जो नेगेटिव पॉजिटिव कर दो, जो थर्ड लेवल में कहानी थी। देखो dN2/dt, सेकंड लेवल में क्या होगा, सेकंड लेवल में जो थर्ड लेवल से एक स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा था तो उसको लिख दिया ओमेगा 1 N3, ओमेगा 1 N3 जो थर्ड लेवल से एक स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा था। और सेकंड लेवल से एक थर्ड लेवल में जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ उसकी वजह से N2 में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते जाएंगे, तो ये नेगेटिव में है। एक थर्ड लेवल से 2 लेवल में, थर्ड से 2 में एक स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको लिख दिया। एक 2 से 1 में, 2 सेकंड लेवल से 1 लेवल में एक स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन हुआ, उसको भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में कहानी होगी यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट लेवल की बात करें तो ऑटोमेटिकली ये लिख लोगे तुम ओमेगा पी N4 ओमेगा पी N1 T21 N2, ये अंडरस्टूड है ऑलरेडी, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो है N1 + N2 + N3 + N4। और यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात करें तो ये 0 के इक्वल है सभी, इसको 0 के इक्वल पुट करके ये हमारे पास में dN4/dt को 0 के इक्वल पुट करके जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। थ्रेशोल्ड कंडीशन की बात करेंगे तो लेज़र एक्शन किन दो लेवल के बीच में हो रहा है, लेज़र एक्शन हो रहा है हमारे पास में थर्ड लेवल और 2 लेवल के बीच में,
तो जो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन होगी वो होगी N3 माइनस N2, वो होगी ओमेगा पी अपॉन ओमेगा पी प्लस 3T32 इंटू एन। ये होगी हमारे पास में थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड कंडीशन याद रख लेना, और बाकी यहाँ पे पंपिंग पावर याद रख लेना, मिनिमम पंपिंग पावर। आई थिंक 4th लेवल में मिनिमम पंपिंग पावर का यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में, ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। 3rd लेवल तक की जाना, 4th लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं पूछता वो। 3rd लेवल में भी वो ट्रांजिशन रेट इक्वेशंस के बारे में कई बार पूछ लेता है, और कुछ नहीं पूछता। डीके इक्वेशन के बारे में पूछ लेता है। इक्वेशन तुम्हें लिखनी होगी, बनानी होगी, क्वेश्चन करेंगे तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा भाई हमें कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको तुम 1-2 बार पढ़ोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ और यूज़फुल फॉर्मूले हैं हमारे पास में जो तुम्हें डायरेक्ट याद रखने हैं, 1-2 बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन क्या पता बन जाए तो तुम उस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ अपने लेज़र में डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है लेज़र। लेज़र एक कंप्लीट एक पेपर है, ठीक है। जितना हमारे काम का है, जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है, अपने उतना डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और लेज़र कैविटी है जो हमारे पास में, उससे एसोसिएटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। लेज़र कैविटी की हमने बात की थी। कैविटी मतलब एक्टिव मीडियम के दोनों ओर जो अपने मिरर रखेंगे, एक M1 मिरर होगा, एक M2 मिरर होगा। इन दोनों मिरर के बीच में हमारे पास में एक्टिव मीडियम रखा होगा, और यहाँ पे अपने एक लैंप का यूज़ करेंगे, जिनॉन लैंप या किसी भी टाइप का लैंप हो सकता है जो पंपिंग के काम आएगा, ठीक है। और अब इन दो मिरर के बीच में जो रेडिएशन है वो मूव करेगी, तो हम कह सकते हैं जो रेडिएशन है इट इज़ बाउंडेड बिटवीन 2 मिरर। दो बाउंड्री के बीच में जो रेडिएशन है वो बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो वो एक टाइप से हम कह सकते हैं स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव कर रही है। स्टैंडिंग वेव भी यही होती है, 2 पॉइंट के बीच में बाउंडेड होती है, तो स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव कर रही है। तो स्टैंडिंग वेव से एसोसिएटेड हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज मोड सेपरेशन। दो मोड के जो सेपरेशन होगा हमारे पास में, अब स्टैंडिंग वेव है वो अलग अलग मोड में रह सकती है। लेट्स से दोनों मिरर की जो डिस्टेंस है वो L है, या लैम्डा या D है, दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं जो स्टैंडिंग वेव है वो अलग अलग डिफरेंट मोड में रह सकती है, D=m लैम्डा, ठीक है। m की वैल्यू अलग अलग हो सकती है हमारे पास में। m की वैल्यू हमारे पास में 1 2 3 भी हो सकती है, हाफ 3/2 5/2 भी हो सकती है। m यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ वेव, ठीक है। तो जो हम कह सकते हैं जो मोड सेपरेशन होगा, दो मोड के बीच का जो सेपरेशन होगा, वो यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला होगा डेल्टा म्यू, वो होगा हमारे पास में C/2n0d। C/n0 क्या है हमारे पास में, ये है वेलोसिटी, तो इसको लिख सकते हैं ये है वेलोसिटी बाय 2d, ठीक है। और वेलोसिटी बाय 2d इसकी मतलब एक कंप्लीट राउंड की डिस्टेंस है 2d बाय वेलोसिटी, इसको लिख सकते हैं अपने 1/टाइम। एक राउंड में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन t है यहाँ पे, टाइम टेकन इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना टाइम लगा वो टाइम है। तो टाइम का जो इन्वर्स होगा वो होगा मोड सेपरेशन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे जो है हमारे पास में विड्थ ऑफ मोड, विड्थ ऑफ ईच मोड, जो किसी एक पर्टिकुलर मोड की विड्थ की बात करेंगे तो वो होगी हमारे पास में डेल्टा म्यू पी से लिख देंगे इसको। ये होगी हमारे पास में 1/2 पाई TC। TC होगा हमारे पास में कैविटी डंपिंग टाइम, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ कैविटी डंपिंग टाइम। जो कैविटी डंपिंग टाइम है हमारे पास में, ये बस याद रखनी है फॉर्मूले तुम्हें, ठीक है। कैविटी डंपिंग टाइम होगा 2n0d/c, और यहाँ पे होगा कैविटी डंपिंग टाइम हमने निकाला था ना, TC क्या था देखो कहाँ था, ये रहा 2n0d/c, नीचे है 2α_d माइनस log r1/r2, यहाँ पे है 2α_d माइनस log r1/r2 C के साथ में ये, ठीक है, यहाँ पे नीचे है। तो ये हमारे पास में है विड्थ ऑफ ईच मोड, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ लेज़र।
क्वालिटी फैक्टर होगा हमारे पास में 2 पाई म्यू नॉट इंटू टी सी। ठीक है, 2 पाई म्यू नॉट हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में, जो लेज़र लाइट हमें मिल रही है, एक विड्थ हमें मिलेगी, उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट इंटू टी सी। यह होगा हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर। एक होगा हमारे पास में फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज थ्रेशोल्ड पावर। जो थ्रेशोल्ड पावर होगी हमारे पास में वो होगी n/2 एच म्यू बाय टी एस पी। ये होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, थ्रेशोल्ड पावर। ठीक है, एच म्यू है इंसिडेंट, जो फोटोन अपनी लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, और टी एस पी है स्पॉन्टेनियस डीके, स्पॉन्टेनियस टाइम, स्पॉन्टेनियस डीके टाइम। ये होगा हमारे पास में टी एस पी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन बन गया तो तुमसे हो जाएगा। वैसे नहीं, डायरेक्ट नहीं बनता क्वेश्चन फॉर्मूला बेस। हाँ, कई बार मैंने एक दो क्वेश्चन ये पावर बेस के क्वेश्चन देखे हैं, इस फॉर्मूले से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं। बाकी इनमें मोड सेपरेशन इनसे नहीं पूछता डायरेक्ट वो, और थ्रेशोल्ड से क्वेश्चन पूछ लेता है, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्सन से। बाकी रेट इक्वेशन से कई क्वेश्चन पूछ लेता है, और आइंस्टीन कोफिशिएंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस पीवाई के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ लेज़र की। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में डिस्कस कर लेंगे। वैसे सिलेबस में नहीं मेंशन टाइप ऑफ लेज़र, ना क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, फिर भी तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए टाइप ऑफ लेज़र के बारे में। अलग अलग टाइप की हमारे पास में कैटेगरी है, 4 टाइप की कैटेगरी है हमारे पास में लेज़र में। कौन कौन सी? जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास में है सॉलिड स्टेट लेज़र। जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास में दैट इज गैस लेज़र। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास में लिक्विड लेज़र। और जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज सेमीकंडक्टर लेज़र। सेमीकंडक्टर से भी लेज़र बनाई जाती है, सेमीकंडक्टर लेज़र। तो ये हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी है। सॉलिड स्टेट लेज़र मतलब ये डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे करते हैं? एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम किस टाइप का है? सॉलिड स्टेट लेज़र में एक्टिव मीडियम सॉलिड होगा, गैस लेज़र में एक्टिव मीडियम गैस होगा, लिक्विड लेज़र में एक्टिव मीडियम लिक्विड होगा, और सेमीकंडक्टर लेज़र में जो एक्टिव मीडियम होगा वो एक सेमीकंडक्टर होगा हमारे पास में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जो मोस्ट ऑफ दी जो हमारे पास में लेज़र है वो या तो विजिबल रेंज में होगी या इंफ्रारेड रेंज की होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो लेज़र होगी वो या तो विजिबल रेंज की होगी या IR रेंज की होगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पे कुछ लेज़र के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट गैस लेज़र के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके बारे में अपने डिस्कस नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो तुम्हें इंटरव्यू वगैरह में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है यदि तुम लेज़र में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, अदरवाइज कोई नहीं पूछता लेज़र का। यदि स्पेशलाइजेशन है तुम्हारा लेज़र में, फोटोनिक्स में, तो थोड़ा बहुत इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट लेज़र की बात करें तो सॉलिड स्टेट लेज़र में जो सबसे पहली लेज़र है दैट इज़ रूबी लेज़र। रूबी लेज़र। तो रूबी लेज़र की बात करें तो रूबी लेज़र की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं लिख देता हूँ। ये एक सॉलिड स्टेट लेज़र है और इसमें हम जो एक्टिव मीडियम यूज़ करते हैं रूबी लेज़र में, जो एक्टिव मीडियम होगा हमारे पास में एक सॉलिड होगा, वो होगा हमारे पास में जिसको अपने रूबी क्रिस्टल भी कह देते हैं, रूबी क्रिस्टल। और ये होता है हमारे पास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड इट इज़ डोप्ड विद क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+, एल्यूमिनियम की जगह कुछ क्रोमियम 3+ ऐड कर दिया जाता है। कितना परसेंट? 0.05% क्रोमियम ऐड कर दिया जाता है एल्यूमिनियम में, और ये एक सॉलिड है हमारे पास में, एक सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, और ये जो लेज़र है वो 3 लेवल लेज़र है। कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, 3 लेवल लेज़र है, और इसमें अपने जो पंपिंग यूज़ करते हैं वो एक फ्लैश लैम्प यूज़ करते हैं, फ्लैश लैम्प फील्ड विथ जिनोन। जिनोन गैस से एक फ्लैश लैम्प अपने एक्टिव मीडियम यूज़ करते हैं। 3 लेवल लेज़र है, रूबी क्रिस्टल एक्टिव मीडियम यहाँ पे रूबी क्रिस्टल होगा। ठीक है, तो ये जो लेज़र है वो 3 लेवल लेज़र, तो इसको इस टाइप से अपने बना सकते हैं। एक सेकंड रुको, ये हमारे पास में लेज़र है 3 लेवल लेज़र। ठीक है, यहाँ से अपने पंप करेंगे इसको जिनोन लैम्प से, यहाँ पे हमें लेज़र लाइट मिलेगी, जो लेज़र यहाँ पे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन मिलेगी हमें, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन।
और यहाँ से हमें लेज़र लाइट मिलेगी। ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N2 है। यहाँ से हमें लेज़र लाइट मिलेगी। जो लेज़र लाइट मिलेगी हमें इसमें, वो या तो रेड मिलेगी या ग्रीन मिलेगी हमें। तो एक रेड लाइट मिल सकती है, एक ग्रीन लाइट मिल सकती है, और इसकी वेवलेंथ होगी 6943 एंगस्ट्रॉम। तो विजिबल रेंज में हमें लाइट देखने को मिलेगी। जो भी लेज़र विजिबल रेंज में तुम्हें देखने को मिलती है वो लगभग हम कह सकते हैं रूबी लेज़र होती है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट लेज़र है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी, इसमें जो एक्टिव मीडियम होगा वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा विद डॉप्ड विद क्रोमियम 3+, 0.05% इसमें क्रोमियम को अपने डॉप्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में एक लेज़र है। जो नेक्स्ट है हमारे पास में, जो सेकंड टाइप की लेज़र है, दैट इज एनडी याग लेज़र। एनडी याग लेज़र, एनडी याग लेज़र ये भी एक सॉलिड स्टेट लेज़र है। इसमें भी एक्टिव मीडियम जो सॉलिड मटेरियल होगा, और जो एक्टिव मीडियम होगा यहाँ पे वो होगा हमारे पास में Y3Al5O12। इसको कहेंगे अपने याग मटेरियल। ये होगा याग मटेरियल। अब इसमें अपने कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे इसमें Y3 की जगह कुछ Nd जो है हमारे पास में, Nd एटम है, जो कुछ Nd3+ एटम है, वो Y3 की जगह यूज करेंगे। ठीक है, और कितना परसेंट यूज करेंगे? 0.725%। इस वजह से इसको कहते हैं Nd याग। Nd ऐड करेंगे याग मटेरियल में। याग मटेरियल क्या कौन सा है? ये एक सॉलिड मटेरियल है। ये जो लेज़र होती है ये 4 लेवल लेज़र होती है। इसमें जो लेवल्स होते हैं वो 4 लेवल होते हैं इस मटेरियल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे भी एक अपने जो पंपिंग यूज़ करते हैं वो एक फ्लैश लैम्प यूज़ करते हैं। जो भी सॉलिड स्टेट लेज़र है वहाँ पे जो अपने पंपिंग यूज़ करते हैं वो हमेशा फ्लैश लैम्प ही यूज़ करते हैं। और कौन सा लैम्प होता है यहाँ पे? क्रिप्टॉन आर्क लैम्प। क्रिप्टॉन आर्क लैम्प को यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें जो लेज़र लाइट मिलती है वो किस रेंज की मिलती है? 4 लेवल है। यहाँ से हमें लेज़र लाइट मिलेगी, और यहाँ से जो लेज़र लाइट मिलती है वो IR रीजन में मिलती है, 6000 एंगस्ट्रॉम, या हम कह सकते हैं 1.06 माइक्रोमीटर। इस रेंज की हमें वेवलेंथ मिलती है। हम कह सकते हैं IR रीजन में हमें वेवलेंथ मिलती है ND आर्क लेज़र में। 4 लेवल लेज़र है। 4 लेवल है तो मतलब ये एक, इसमें जो हमें लेज़र लाइट मिलेगी कंटिन्यूस फॉर्म में मिलेगी। कंटिन्यूस लाइट मिलती है। इसमें हमें जो पीछे वाले केस में यहाँ पे हमें पल्स फॉर्म मिलेगी, पल्स वेव मिलेगी। यहाँ हमें जो वेव मिलेगी वो कंटिन्यूस वेव मिलेगी। कंटिन्यूस को कई बार डायरेक्ट CW से भी लिख दिया जाता है। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन ज़्यादातर इंडस्ट्री में होती है, ड्रिलिंग वगैरह में, सर्जरी वगैरह में, वेल्डिंग वगैरह में इसकी एप्लीकेशन ND आर्क लेज़र की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो लेज़र है दैट इज़ थर्ड टाइप ऑफ लेज़र, दैट इज़ गैस लेज़र। गैस लेज़र में सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो हीलियम नियॉन लेज़र का है, गैस लेज़र। यहाँ पे जो एक्टिव मटेरियल होगा, एक्टिव मीडियम होगा, वो एक गैस होगी। एक्टिव मीडियम एक गैस होगी। कौन सी गैस होगी? हीलियम और नियॉन का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो ये इसको गैस लेज़र कहते हैं। और यहाँ पे जो गैस होगी हमारे पास में, कौन सी गैस होगी? हीलियम एंड नियॉन। और यहाँ पे जो नियॉन एटम है हमारे पास में, हीलियम जो एटम है हमारे पास में, यहाँ पे जो रेशियो होगा इनका हीलियम और नियॉन का मिक्सचर का, वो 10:1 होगा। ठीक है, जो हीलियम के एटम है वो 10 टाइम ज़्यादा होंगे नियॉन के एटम से। और ये जो लेज़र है ये भी 4 लेवल लेज़र होगी हमारे पास में, 4 लेवल लेज़र। और इसमें जो नियॉन एटम है हमारे पास में, नियॉन एटम एक्टिव सेंटर की तरह बिहेव करेंगे। नियॉन एटम है वो एक एक्टिव सेंटर की तरह, वो एक एक्टिव मीडियम की तरह बिहेव करेंगे। नियॉन एटम जो लेज़र प्रोड्यूस करेंगे वो नियॉन एटम प्रोड्यूस करेंगे। और हीलियम एटम क्या करेगा? यहाँ पे हीलियम एटम हेल्प इन एक्साइटिंग नियॉन एटम। हीलियम एटम का यहाँ पे काम होगा जो नियॉन एटम है उसको एक्साइट करे। एक्साइट करे मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन उसको स्टार्ट करे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये जो 4 लेवल लेजर है, इसमें देखो हीलियम भी है हमारे पास में और नियोन भी है। नियोन एक्टिव मीडियम की तरह बिहेव करेगा। ये हीलियम की लेवल है 1s, जो ग्राउंड लेवल है हीलियम का। हीलियम के जो अपर लेवल है वो ट्रिपलेट स्टेट होगी 3s 2 3s, ये 1 1s, और ये हमारे पास में हीलियम का एक लेवल है 2 1s। ठीक है, ये हीलियम के लेवल है हमारे पास में। और जो नियोन के लेवल है वो ये है हमारे पास में। नियोन का जो अपर, जो नियोन की ग्राउंड स्टेट होगी वो हीलियम की ग्राउंड स्टेट से थोड़ी सी अपर होगी। ये हमारे पास में नियोन के लेवल है। ये नियोन का जो लेवल है वो है 1s। फिर नियोन का एक और लेवल है हमारे पास में, दैट इज़ 2p, वो कुछ यहाँ पे है। ये नियोन का 2p लेवल है। फिर नियोन का एक लेवल है 2s, जो इससे कोइंसाइड करेगा हीलियम के लेवल से। और फिर नियोन का एक और लेवल है हमारे पास में 3s, जो हीलियम के 2s लेवल से कोइंसाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये गैप सेम होगा, कोइंसाइड करने का मतलब गैप सेम है। और यहाँ पे एक और लेवल है हमारे पास में, दैट इज़ 3p। ये 3p लेवल है, नीचे वाला लेवल। ठीक है, तो ये जो लेवल है 2s1 लेवल है वो 3s लेवल से कोइंसाइड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीलियम एटम को एक्साइट करेंगे इस लेवल में। तो जो हीलियम एटम होंगे जो एक्साइट होंगे इस लेवल में, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होंगे, जो अपने पंपिंग पावर यहाँ पे यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाएंगे। अब देखो डायरेक्ट नियोन एटम का जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। नियोन एटम को एक्साइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अप्लाइड सोर्स से। हीलियम एटम को एक्साइट करना थोड़ा सा इजी है। तो इस वजह से हमने हीलियम का मिक्सचर कर दिया, क्योंकि हीलियम के जो लेवल है और नियोन के लेवल है वो कुछ मैच कर रहे थे। हीलियम का जी ये वो जो 1s लेवल है वो नियोन के 3s लेवल से मैच कर रहा था। हीलियम का जो 3s लेवल है वो नियोन के 2s लेवल से मैच कर रहा था। तो अब क्या करेंगे, हीलियम को एक्साइट करेंगे। अब हीलियम के जो एटम होंगे वो नियोन जो गैस है इसके ग्राउंड स्टेट में जो एटम है, ये जो हीलियम एटम है, ये जब लोअर स्टेट में आएंगे तो एक फोटोन को एमिट करेंगे। और जो फोटोन है वो इस नियोन एटम को एक्साइट करेगा, या तो 2s स्टेट में एक्साइट कर सकता है या 3s स्टेट में एक्साइट कर सकता है। वो डिपेंड करेगा जो हीलियम एटम है वो कौन से नीचे आ रहे हैं। यदि हीलियम एटम ये वाले नीचे आए तो ये ग्राउंड स्टेट वाले एटम को 3s में एक्साइट कर देंगे। यदि हीलियम एटम ये वाले नीचे आएंगे तो ये 2s स्टेट में एक्साइट कर देंगे। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ नियोन एटम है वो ज़्यादा है और ये लेवल खाली पड़े हैं। तो ये लेवल खाली है तो यहाँ पे हमारे पास में ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये एक ट्रांजिशन हो सकता है, एक ये ट्रांजिशन हो सकता है और एक ये ट्रांजिशन हो सकता है। 3 टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं। ये जो ट्रांजिशन होगा यहाँ पे हमें जो लाइट मिलेगी उसको ए टाइप की लाइट कह देंगे। उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी 3.29 माइक्रोमीटर। और यहाँ से इस ट्रांजिशन से जो हमें लाइट मिलेगी वो बी टाइप की लाइट होगी, इसको कहेंगे 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये विजिबल रेंज में होगी। और यहाँ से जो ट्रांजिशन लाइट मिलेगी उसको सी कहेंगे, वो होगी हमारे पास में 1.15 माइक्रोमीटर। ये हम कह सकते हैं IR रेंज में होगी। एक विजिबल भी मिलेगा हमें, यहाँ पे IR रेंज भी मिलेगी। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन होगी, ये वाले जो ट्रांजिशन, ये स्पॉन्टेनियस डीके होगा। ठीक है, और यहाँ से फिर ये ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक लेज़र लाइट नहीं मिलेगी, एक से ज़्यादा लेज़र लाइट हमें मिलेगी। ठीक है, 3 टाइप की हमें लेज़र लाइट मिलेगी। 2 माइक्रोमीटर रेंज की होगी, ठीक है, और एक हमारे पास में विजिबल रेंज की होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में हीलियम नियोन लेज़र का एक सिंपल प्रोसीजर। वैसे इन डेप्थ बहुत डिटेल में हीलियम नियोन लेज़र उस लेवल तक अपने नहीं जा रहे, ना हमें ज़रूरत है, ना एग्जाम में तुम्हारे ये पूछा जाता है हीलियम नियोन लेज़र। ठीक है, फिर तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या वर्किंग होती है। यदि हीलियम नियोन लेज़र को तुम्हें पढ़ना है तो हीलियम नियोन लेज़र के लिए तुम डायरेक्ट गूगल सर्च कर सकते हो या कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। लेज़र फिजिक्स की कोई भी बुक है जहाँ तुम्हें डिटेल में मिल जाएगा कि हीलियम नियोन लेज़र इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना मैंने यहाँ पे बताया भी ऐसे ऐसे होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, एक्टिव मीडियम कैसा होता है हमारे पास में, और जो प्रोबेबिलिटी है इन ट्रांजिशन की वो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, इनके मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है बहुत सारे हीलियम नियोन लेज़र के। ठीक है, इतना ज़्यादा सिंपल नहीं, बस एक रफ आइडिया दे दिया मैंने, ये हीलियम नियोन लेज़र होती है।
ठीक है। अब हीलियम की जो मात्रा है वो ज़्यादा रखी जाती है नियोन से, क्योंकि हमें वो पंपिंग के लिए ज़रूरत है, और पंपिंग जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास में उतनी ही लेज़र है, हमें लेजिंग एक्शन है वो अच्छा मिलेगा हमें। और जो हीलियम नियोन लेज़र, ये 4 लेवल लेज़र होती है हमारे पास में। तो यहाँ पे हमें जो लाइट मिलती है, लेज़र मिलती है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में मिलती है। ठीक है, बस ये थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए तुम्हें, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में लिक्विड लेज़र भी होती है, सेमीकंडक्टर लेज़र भी होती है, CO2 लेज़र भी होती है एक, वो गैस लेज़र में ही आ जाती है CO2 लेज़र। ठीक है, ये किसी भी लेज़र फिजिक्स की बुक से तुम पढ़ सकते हो, और एग्ज़ाम के लिए तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वैसे इंटरेस्ट है तुम्हारा लेज़र, अलग अलग लेज़र की स्टडी करनी है, बाकी गूगल सर्च कर लो डायरेक्ट CO2 लेज़र क्या होती है, सेमीकंडक्टर लेज़र। अब तुम्हें वर्किंग समझ में आ जाएगी, क्योंकि तुमने एक प्रिंसिपल देख लिया लेज़र काम कैसे करती है। अब तुम्हें आराम से कोई भी लेज़र तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इस लेज़र में क्या है, क्योंकि तुमने एक प्रिंसिपल समझ लिया लेज़र का, एक्चुअल प्रिंसिपल क्या, कैसे काम करती है लेज़र। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम पर्पस से करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पढ़ना है तो पढ़ लेना इसको। ठीक है, बाकी जो मैंने फॉर्मूले बताए वो फॉर्मूले याद रख लेना। बाकी इसके अपने प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और PYQ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। एक ही असाइनमेंट होगा जिसमें PYQ भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी होगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेज़र फिजिक्स की, हो सकता है 15 से 20 या इतनी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 प्रॉब्लम होगी। नेट में एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा एक क्वेश्चन बनता है नेट में। गेट में बहुत कम चांसेस है, गेट में पहले गेट में पूछे जाते थे क्वेश्चन 2010 से पहले या 2011-12 से पहले क्वेश्चन लेज़र फिजिक्स के पूछे जाते थे, लेकिन रिसेंट ईयर में लेज़र के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं गेट में, पूछे नहीं जाते गेट में, नेट में पूछा जाता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो नेट में क्वेश्चन तुम्हें करना है, नेट के लिए यदि तैयारी करे तो करना है। गेट के लिए तुम लेज़र पार्ट को स्किप कर सकते हो, जो गेट के स्टूडेंट है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेज़र को स्किप कर सकते हैं, जेस्ट वाले स्टूडेंट भी इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी नेट वाले इस टॉपिक को कर लेना। ठीक है।